औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आपकी खिदमत में एक बिल्कुल नया और मुख्तलिफ प्रोग्राम लेके, जो कि आप मुझे देखते रहते हैं सनाए अहले बैत में, मगर आज हमारा प्रोग्राम जो है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ प्रोग्राम है और हिदायत टेलीविज़न चैनल पे आप ये देख रहे हैं। नाज़रीन, इस प्रोग्राम का नाम है हेल्थ टिप्स, और हेल्थ टिप्स इस वजह से है क्योंकि हम इस प्रोग्राम के अंदर मुख्तलिफ आपको टिप्स देते हैं, मुख्तलिफ आपको जो बीमारियां हैं जो कम्युनिटी के अंदर, स्पेशली हमारी जो एशियन कम्युनिटी है जिसके अंदर हम रोज़ाना पेशेंट्स देखते हैं, उसमें मुख्तलिफ बीमारियाँ ऐसी हैं कि जो लोग आते हैं क्लिनिक्स में आते हैं मुख्तलिफ बीमारियाँ लेके, उसके ऊपर हम बात करेंगे इसके ऊपर। और आज जो हमने टॉपिक रखा है वो बहुत ही कॉमन चीज़ है जी, बहुत ही ज़्यादा, और मेरे ख्याल में हर घर में किसी न किसी वक्त जो है ये प्रॉब्लम जो है आपको ज़रूर आप इससे जो है इनकाउंटर हुआ है, आपका इसका आपका तजुर्बा हुआ है। वो ये है कि याददाश्त जो है वो उसकी ख़राबी का, भूलने की आदत का, जिसको हम डिमेंशिया कहते हैं। डिमेंशिया जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन बीमारी है और एशियन कम्युनिटी के अंदर बहुत ज़्यादा है, और इंग्लैंड के अंदर तकरीबन इस वक्त 8 लाख पेशेंट्स जो हैं वो डिमेंशिया के इस वक्त मौजूद हैं, और ये बढ़ते चली जाएगी बीमारी जो है वो मज़ीद। वो जो कहते हैं कि 2021 तक जो है वो 1 मिलियन डिमेंशिया के पेशेंट्स जो हैं वो यूके में होंगे। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि हम जो हैं हमारी उम्र, जो पहले जो हमारी उम्र हुआ करती थी, अब वो उसके अंदर जो है वो मज़ीद बढ़ गई है। वो तकरीबन अब जो है लोग जो हैं वो जो अंदाज़ा था उससे ज़्यादा जीते हैं। जब ज़्यादा जीते हैं तो सारी बातें वेयर एंड टेयर ज़्यादा होती है, और जब वेयर एंड टेयर ज़्यादा होती है तो दिमाग के अंदर जो है वो थोड़ी सी खलल या परेशानियां या डैमेज आप कह सकते हैं कि वो भी होता है। ज़्यादातर ये जो डिमेंशिया की बीमारी है वो 65 साल के बाद शुरू होती है, यानी 55 साल से कम जो हैं वो तो उसमें बहुत रेयर है, बहुत कम जो ये बीमारी होती है डिमेंशिया की होती है, भूलने की। हमारे पास इस वक्त स्टूडियो के अंदर जनाब हमारे बहुत ही मुअज़्ज़ज़ दोस्त, हमारे मेंटर, हमारे सरपरस्त जनाब डॉक्टर नसीर नकवी साहब मौजूद हैं। आज हम उनसे बातचीत भी करेंगे इसके ऊपर। डॉक्टर नसीर नकवी के बारे में बताता चलूँ कि डॉक्टर नसीर नकवी जो हैं वो जेरिएट्रिशियन हैं, कंसल्टेंट फिजिशियन हैं, और इनकी स्पेशलिटी है जनाब पार्किंसंस डिजीज़ और साथ ही साथ स्ट्रोक और डिमेंशिया। और इसी वजह से आज हमने स्टूडियो में इनको मदऊ किया है। और इस प्रोग्राम का फॉर्मेट, क्योंकि आज ये मेरा पहला प्रोग्राम है, तो मैं आपको बता दूं फॉर्मेट इसका बहुत ही सीधा साधा फॉर्मेट है। वो ये है कि जो स्क्रीन पे आप जो नंबर देख रहे हैं इसके ऊपर आपने फ़ोन करना है। हम प्रोग्राम कर रहे हैं डिमेंशिया का, मगर इसका मतलब नहीं है कि अगर आपके दिमाग में कोई सवाल है तो वो आप ना पूछें, आप पूछ सकते हैं, और हमारी कोशिश ये होगी कि हम उसका जवाब, उसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो आपको बेहतर से बेहतर तरीके से दें, जो भी आपका सवाल है। और अगर वो इस प्रोग्राम के अंदर हम उसे कवर नहीं कर सकेंगे तो इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम के अंदर हम उसको कवर करेंगे। तो ये जो प्रोग्राम मैंने आपको बताया कि ये हम प्रोग्राम इस वजह से कर रहे हैं कि जो इस वक्त हमारे जो बीमार हजरात जो घर में हैं, जो कि आगे जा नहीं सकते, GP की सर्जरीज तक नहीं जा सकते, हॉस्पिटल तक नहीं जा सकते, और बहुत सारे उनके दिमाग में सवाल आते हैं उनकी बीमारी के बारे में, जनाब ये हमें परेशानी है, क्या प्रॉब्लम है। तो इसी वजह से हिदायत टेलीविज़न ने ये प्रोग्राम जो है वो तरतीब दिया है ताकि आपके घर में हम ये क्लिनिक्स लेकर आएँ और कंसल्टेंट्स जो हैं आप उनसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं, और जो आपके दिमाग में जो परेशानी है, जो सवाल है, आप उसके ऊपर बात कर सकते हैं। तो ये तो फॉर्मेट मैंने आपको बता दिया। तो अब आपने ये करना है कि अब आपने फ़ोन उठाना है। अगर आपके पास कोई सवाल है, ज़रूरी नहीं है कि डिमेंशिया के बारे में ही हो, अगर कोई और सवाल है, आर्थराइटिस है, हार्ट का प्रॉब्लम है, हमारे माशाल्लाह जो कंसल्टेंट हैं वो भी यहाँ बैठे हुए हैं, मैं खुद भी खादिम आपका बैठा हुआ हूँ, तो उसके ऊपर भी हम बातचीत ज़रूर करेंगे। सबसे पहले मैं डॉक्टर नकवी आपको खुशामदीद कहता हूँ अपने प्रोग्राम में, कि आप अपने बहुत ही मसरूफ़ तरीन वक्त में से आपने वक्त निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया तुम्हारा बुलाने का, और हिदायत टीवी का बहुत बहुत शुक्रिया। और तुमने बहुत अच्छा टॉपिक आमिर चूज़ किया है। ये टॉपिक पहले हमारे एशियन पॉपुलेशन में अप्लाई भी नहीं होता था, क्योंकि अब इन द लास्ट ये पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वार की जनरेशन, नाउ दे आर रीचिंग 70s and 80s, एंड इमिग्रेशन स्टार्टेड रियली इन 1970s। तो अब वो वाले लोग जो 30-40 ईयर्स पे यहाँ आए थे, दे आर रीचिंग 70s and 80s, एंड नाउ वी आर रियली सीइंग द प्रॉब्लम ऑफ डिमेंशिया इन आवर ओन पॉपुलेशन। इट इज़ अ डिजीज़ हमेशा थी, लोकल पॉपुलेशन में वेल रिकगनाइज थी, लेकिन हमारे पॉपुलेशन में हमेशा लोग कहते थे कि ये तो है ही नहीं, बहुत रेयर है, डिमेंशिया तो नहीं होता। लेकिन एज यू सेड बिफोर वेरी राइटली, ये तो 65 साल से ऊपर होती है। वेरी रेयर टू सी बिफोर 55, दो ओकेजनल केसेस हैज़ बीन रिपोर्टेड अर्लियर ऑन, बट नॉट मेनी।
ये तो इतनी कॉमन डिजीज़ है कि व्हेन द एज प्रोग्रेसेस द डिजीज़ प्रोग्रेसेस एट द एज ऑफ 75 प्लस 10 to 15% पीपल हैव गॉट डिमेंशिया। व्हेन द एज ऑफ 85 प्लस 85 से ऊपर आप अगर हो गए तब आपका इंसिडेंस बढ़ करके 20-25% तक पहुंच जाता है कि 1 in 4 पीपल ओवर 85 विल हैव ए डिमेंशिया सिम्टम्स। डॉक्टर साहब, हमारा जो प्रोग्राम है उसको हमने इस तरह किया हुआ है कि जो कॉल्स जो आएंगे हम उसको प्रेफर करेंगे, कॉल्स भी लेंगे। ज़रूरी नहीं है कि हम डिमेंशिया के ऊपर भी बात करेंगे, मगर अगर दूसरे भी जो सवाल हैं उसका भी हम जवाब बीच में प्रोग्राम्स के दूसरे रहेंगे, कोशिश करेंगे। आप भी जारी बात है माशाल्लाह यहाँ तशरीफ फरमाएंगे। कॉल लेंगे जनाब। अस्सलाम वालेकुम। मेरे ख्याल में कॉल जो है वो ड्रॉप हो गई, मगर बहरहाल माफ़ी चाहता हूँ, अपना नहीं बयान जारी रखें जनाब। तो डिमेंशिया बहुत ही कॉमन, ये डिमेंशिया वो नहीं है कि नॉर्मल फॉरगेटफुलनेस है कि भूल गए। अच्छा, वो जो कहते हैं जो हमारे यहाँ आम तौर पे पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान में हो जाए कि वो सठिया गए, वो ये सठियाना वही चीज़ है? सठियाना जो है वो है डिमेंशिया। अच्छा, ये मैं माफ़ी चाहता हूँ, ये मैंने वर्ड इस्तेमाल किया, मगर क्योंकि ये उर्फ आम के अंदर बहुत ज़्यादा कॉमन ही इस्तेमाल किया था कि जनाब आप ये सठिया गया, तो सठिया गया वो जो है वो असल में बेसिकली सठियाया नहीं है, उसको डिमेंशिया हो गया। एक कॉल ले लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा बात करें जनाब? जी मैं साबिर बोल रहा हूँ। जी साहब से। जी सर। सर मुझे ये कुछ 2-3 माह से ये जो है ना नाड़ी चढ़ने की तकलीफ है, पाँव में और हाथ में। क्या चीज़ है? नाड़ी चढ़ जाती है जी, जिसको अच्छा, क्लम्प्स बोलते हैं। जी, क्रैम्प्स होते हैं। जी नाड़ी चढ़ने की। तो इसमें मतलब कोई अगर अच्छा सा इलाज बताएं तो बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये सिर्फ आपके हाथों में होते हैं या पैरों में भी होते हैं? किस? पाँव में भी और हाथ में भी नाड़ी चढ़ जाती है। अच्छा, और दूसरी बात ये मुझे बताइए साबिर भाई कि ये जो आपको जो क्रैम्प्स होते हैं ये क्या रात में ज़्यादा होते हैं या दिन में ज़्यादा होते हैं या हर वक्त रहते हैं? ये जी रात को ज्यादा होते हैं। रात को ज्यादा होते हैं। और टांगों में तशन्नुज होता है जनाब, बहुत खिंचती हैं टांगे ऐसे? कमर बैक साइड पे जो है ना, मेरी कमर में रात को सोए हुए अक्सर पड़ जाता है क्लम्प्स। अच्छा, और आप ये बताइए मुझे कि और इसके अलावा आप कोई दवाइयाँ वगैरह तो नहीं खा रहे हैं, जैसे कोलेस्ट्रॉल की दवाई है? मैं तो अभी कोई दवाई नहीं ले रहा। कोई दवाई नहीं ले रहे हैं। और मैं आप मुझे बताएंगे आपकी उम्र क्या, रफली क्या उम्र है आपकी? 40 है। ठीक है जनाब। साबिर भाई, मैं अभी डॉक्टर साहब से इस बारे में बात करते हैं, और इसके लिए क्यों नहीं बताएंगे जनाब, ज़रूर बताएंगे। ये इसका बहुत ही साफ़ सुथरा सीधा सादा इसका इलाज भी है। वो ये कि मेरे ख्याल में एक तो क्रैम्प्स जो होते हैं जिसको हम नाइट क्रैम्प्स भी कहते हैं, एक तो ये, मगर वो ज़्यादातर उसका तशन्नुज जो है वो टांगों में होता है। दूसरी बात ये जो है कि कम पानी पीने की वजह से भी क्रैम्प्स होते हैं। बिल्कुल। सॉल्ट डिप्लेशन इटसेल्फ कैन प्रोड्यूस क्रैम्प। सॉल्ट के अलावा कभी कभी अदर मिनरल्स like magnesium and potassium can also give to calcium. So this can be part of the dietary intake, or sometimes supplementation can help and keep a good fluid balance. Rarely you require treatment. Sometimes especially nocturnal cramp जो है वो तो अच्छी तरह ट्रीट हो जाते हैं अगर आपने उनको something like quinine आप अपने जीपी से मशवरा ले लिए। हम तो बहुत ज़्यादा क्यूनिन जो है माइल्ड डोज में शाम को देते हैं। माशाल्लाह। एक और दूसरी बात भी होती है क्रैम्प्स की, जैसे अभी साबिर भाई ने बात की, और ये काफ़ी ज़्यादा कॉमन है। हम लोग तो जीपी सर्जरीज के अंदर जो है रोज़ाना ये देखते हैं जनाब कि तशन्नुज हो रहा है और ये हो रहा है। इसके अंदर 2-3 चीज़ें मैं आपको बताऊँगा साबिर भाई। एक बात है कि पानी का जो है वो इस्तेमाल आप बढ़ा दीजिए। पानी का आप इस्तेमाल बढ़ाएंगे, इसका मतलब आप हाइड्रेट कर रहे हैं, अपने मसल्स को हाइड्रेट कर रहे हैं, आपकी नमकियाँ जो कंसनट्रेट होती हैं तो वो। दूसरी चीज़ ये कि वैसे तो स्टार्टिन भी कभी कभी जो है वो इस तरीके के मसल क्रैम्प्स और पेन वगैरह जो है वो बॉडी के अंदर करती है। एक और बात जो है वो अपने आप जीपी के पास जाएंगे तो हो सकता है कि वो आपके ब्लड टेस्ट करें जिसके अंदर कैल्शियम, विटामिन डी। मैंने आजकल काफ़ी अपनी प्रैक्टिस के अंदर भी मैं देख रहा हूँ कि विटामिन डी की जो है वो डेफिशिएंसी जो है वो बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। औरतों में ज़्यादा है, मगर ये है कि मर्दों के अंदर भी मैंने काफ़ी ज़्यादा देखी है। बच्चों के अंदर जो है विटामिन डी जो है उसकी कमी भी होती है। और विटामिन डी का बहुत सीधा साधा इलाज है, एक ब्लड टेस्ट करना है आपने, उसका ब्लड टेस्ट के अंदर बता देंगे वो आपको कि जी आपका विटामिन डी का जो है वो लेवल कम है, वो आपको सप्लीमेंट देंगे और सप्लीमेंट के बाद जो है वो आपके मसले जो है वो हल जाएंगे। तो 2-3 चीज़ें आपको मैंने बता दी हैं जनाब। एक तो ये कि पानी आपने ज़्यादा कर देना है, ठीक है जनाब। दूसरी चीज़ ये है कि वैसे नाइट क्रैम्प्स अगर ज़्यादा हैं तो क्विनीन एक गोली होती है, मगर बहरहाल वो आपका जीपी से आप बात करेंगे। तो हमारा प्रोग्राम के अंदर हम आपको सिर्फ बातचीत कर सकते हैं जनाब। आपने जो है वो अपने जाके जीपी से ही जो है वो मुलाकात करनी है, उनसे बातचीत करनी है। ऐसा नहीं कि आप कहें जी डॉक्टर आमिर रिजवी ने कह दिया था कि ये वाली बात थी तो अब यही करना, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप जाइए अपने जीपी से बात कीजिए। हाँ, ये बात है कि आपको जो हम बता रहे हैं उस बारे में आप डिस्कस कर सकते हैं जीपी से जाके कि जनाब को हमने ये सुना है
कि जो है हिदायत टेलीविज़न पे कि जनाब वो जो है अगर हम ये टेस्ट कर लें तो आपका क्या ख्याल है। तो ज़रूर आप इसके ऊपर बाकी आप जो डिमेंशिया के ऊपर बातचीत कर रहे थे। बिल्कुल, बैक टू डिमेंशिया तो एक बहुत कॉमन डिजीज़ है। तो ये ऑर्डिनरी फॉरगेटफुलनेस नहीं है, ये जैसे तुमने वर्ड यूज़ किया है वो ज़्यादा कॉमन है। उर्दू में तो वही कहते हैं कि इनका दिमाग जो है वो कमज़ोर और हो ये गया। ज़्यादातर ये जो डिमेंशिया जो भूलने वाली आदत है, इसके आप तो भी आप जो सिम्टम्स जो होंगे क्या किस तरीके से आप पता करते हैं या मुझे बताएंगे। मगर जो ये जो डिमेंशिया होता है, जो भूलने की आदत होती है, वो पेशेंट से ज़्यादा उसके घर वाले इस बारे को नोटिस करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि जनाब उसका रवैया बदल गया। बिल्कुल ठीक है, एकदम से उसके अंदर टेम्पर टेंटम शुरू हो गए, भूलने की आदत हो गई है। जो भूलते हैं तो भूलने के मारे वो रियलाइज़ करते हैं वो भूल गए, तो उसमें उनको गुस्सा आता है, तो टेंट्रम होता है, तो घर के अंदर फसाद होता है, तो या हो सकता है तो इस मारे ये भूलने की आदत जो है उसके अंदर एक चीज़ और जो बहुत इम्पॉर्टेंट है और हमारे लोगों को समझ में आनी चाहिए कि उसके अंदर लॉस ऑफ द मेमोरी हो जाती है स्पेशली रीसेंट चीज़ों के लिए। हाँ। जैसे क्या सुबह खाया, कल रात में कौन किसने विजिट किया, किससे आपकी मुलाकात हुई, भूले हुए हैं। ये नहीं याद है कल शाम को लड़का आया था, भूल गए क्या आया था, बैंक जाना था, भूल गए बैंक में क्या करना था। छोटी छोटी चीज़ें भूल जाते हैं, क्या खाया था वही भूल गए। कि साइंस एंड सिम्टम्स के ऊपर बात करेंगे, एक कॉल पहले लेते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम जनाब। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो, मेरे ख्याल में जो है वो कॉल जो है वो ड्रॉप हो गई है। तो साइन और सिम्टम्स में जो चीज़ है कि लॉस ऑफ द रीसेंट मेमोरी एंड डिसओरिएंटेशन फॉर टाइम प्लेस एंड पर्सन के डिसओरिएंटेशन होता है। अच्छा, शुक्रिया। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम जनाब। डॉक्टर साहब कैसे हैं? मैं ठीक ठाक हूँ जनाब। कौन सा बात कर रहे हैं? आप दोनों की खिदमत में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब नाम बताना नहीं चाहता मैं। बेहतर जनाब, जी फरमाइए मेरे भाई। जनाब असल में मॉर्फिन में लेता हूँ, लेकिन मॉर्फिन लेने से मेरा सर बहुत भारी होने लगा है। अच्छा, मॉर्फिन जो आप लेते हैं वो किस वजह से लेते हैं सर? आप सुन रहे हैं मेरी बात? जी जी, मॉर्फिन जो आप लेते हैं उससे सर भारी हो जाता है, आपने मुझे बताया। जी, और मॉर्फिन लेता हूँ एवरी 4 आवर्स जी, 10 ml। अच्छा जी जी जी, मैं आपकी आवाज़ आ रही है। आप अपना टेलीविज़न का वॉल्यूम बंद कर दीजिए क्योंकि मुझे आपसे एक दो सवाल भी पूछने थे इसी बारे में। अच्छा, ओरोमॉफ जो आप ले रहे हैं वो किस वजह से ले रहे हैं आप? मेरे ख्याल में कॉल जो है वो बंद हो गई है, फ़ोन बंद हो गया। ओरोमॉफ मैं आपको बता देता हूँ, वैसे तो मैं आपको बता दूँ किसी वजह से भी बहरहाल आप ओरोमॉफ ले रहे हैं, डॉक्टर साहब सर भारी हो जाता है ओरोमॉफ लेने से। मॉर्फिन का ये साइड इफ़ेक्ट है, ये तो कॉमन साइड इफ़ेक्ट है, बहुत ज़्यादा कॉमन साइड इफ़ेक्ट कि नाज़िया, फीलिंग ऑफ सिकनेस एंड फीलिंग ऑफ द हैवीनेस इज स्पेशली व्हेन यू नो यू आर taking a regular heavy dose, people get this side। और ओरोमॉफ एक वजह, ज़्यादातर ओरोमॉफ जो ली जाती है वो पेन किलर के तौर पे यूज़ की जाती है, और वो उसके अंदर आर्थराइटिस के अंदर भी मुख्तलिफ चीज़ों के अंदर बहरहाल होता है कि जिसके अंदर हम ओरोमॉफ लेते हैं, और वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है वो पेन किलर है। अब वो ओरोमॉफ जो है उसका काम ये है कि वो जो है एक तो नौजिया करती है, बहुत मतली होती है, बस शदीद सर भारी होता है, ड्राउजीनेस हो जाती है, ये आदमी जो है वो सो रहा है। एक इसका ये जो साइड इफेक्ट है ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। और मेरे भाई आप जो बता रहे हैं वो आप बिल्कुल सही बता रहे हैं, बल्कि सिर्फ यही नहीं और दूसरे भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। मगर मसला ये कि डिपेंड करता है कि आपको दर्द कितना शदीद है। अगर आप देखते हैं कि आपका दर्द बहुत ज़्यादा शदीद है तो ओरोमॉफ के अलावा दूसरी भी ऐसी मेडिकेशन आती हैं कि जो स्लो रिलीज़ होती हैं, जैसे कि मॉर्फिन सल्फेट एक टैबलेट फॉर्म में भी आती है कि उसको 5 मिलीग्राम की होती है वो, और आप डोज बहरहाल अपने साथ ऊपर नीचे कर सकते हैं। उसमें होता है कि आप एक गोली सुबह खानी होती है और एक गोली आपको रात खानी होती है। उससे फ़र्क ये पड़ता है कि वो जो इफेक्ट्स होते हैं, क्योंकि स्लो रिलीज होती है, उसके अंदर जो है वो इफेक्ट जो है वो। इसी तरह पैचेज अब आते हैं। हाँ, जो पैचेज मॉर्फिन के हैं जी जी, वो 2-3 तरह के पैचेज हैं। एक पैचेज है
एवरी 2-3 डेज चेंज कर देंगे। कुछ पैचेस हैं वो 7 डेज पे आप लगा सकते बिल्कुल हैं। कर सकते हैं। हम तो 7 डे वाला बहुत पैच यूज़ करते हैं, जी हाँ। क्योंकि वो पेशेंट के कोई भूल भी नहीं आता, हर संडे या हर और मंडे दूसरी बात लगा ये है कि लेते हैं। उसके अंदर भी दूसरी पोटेंसीज आती हैं कि आपने उसको बिल्कुल। एक बहुत कम से शुरू करें आप, बिल्कुल, और उसके बाद स्लोली अपने हिसाब से जो है उसको बिल्कुल। ऊपर नीचे। तो मेरे भाई ओरोमॉफ के बजाय और दूसरी बहुत सारी चीज़ें, जैसा भी हमने बताया, डॉक्टर साहब ने बताया कि पैचेस हैं, गोली हैं, ये अगर आप चाहें, और अगर दर्द इतना शदीद नहीं है तो अपने डॉक्टर साहब से बात कीजिए और उनसे कहिए अगर मुझे थोड़ा लो पोटेंसी आप जो है वो पेन किलर दे दें। एक कॉलम और लेंगे। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। आपकी आवाज़ आ रही है, कौन बात कर रहा है? मुझे बात कर। हेलो जी जी, आप बात कर रही हैं। आवाज आ रही है? बिल्कुल आवाज़ आ रही है जनाब। मैंने ये पूछा था कि भाई जैसे जिस्म पे जो वरम हो जाता है जी, तो उसके लिए जो है क्या करना चाहिए? जिस्म पे वरम, पूरे जिस्म पे वरम है मेरी बहन, या सिर्फ टांगों पे वरम है? सिर्फ नहीं, पैरों पूरे पे जिस्म वरम? पे ही हो जाता है, जैसे टांगे हैं, पाँव है, हाथ, चेहरा। आपको कोई और तकलीफ तो नहीं, जैसे ब्लड प्रेशर या कोई आप दवाइयाँ तो नहीं ले रही हैं? आर्थराइटिस की है। आर्थराइटिस की है। इसके अलावा कोई और दवाइयाँ आप ले रही हैं? मैं ये लेती हूँ, नेवल्जीन है, ब्रूफेन है, और आयरन की लेती हूँ, कैल्शियम है, अच्छा, और ये एक और है, क्या नाम है, एक है ऑक्सीकॉन्टिक। ऑक्सीकॉन्टिन लेती हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा और कोई आर्थराइटिस के अलावा तो कोई खुदा न खास्ता और कोई बीमारी तो नहीं मेरी बहन को? नहीं नहीं, और नहीं, लेकिन ये वरम मेरे बहुत रहता है, वरम नहीं खत्म होता। जी, और जब सफर पे कहीं जाऊँ उस वक्त तो इतना हो जाता है कि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, बहुत ज्यादा हो जाता है। अरे अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया मेरी बहन आपका। और मैं मेरे ख्याल में इसका जवाब डॉक्टर साहब आप ही दीजिए, क्योंकि ये मल्टीपल प्रॉब्लम है। जी, मल्टीपल अब प्रॉब्लम इनको लगता है बहुत सीवियर आर्थराइटिस है जी, क्योंकि ऑक्सीकॉन्टिन नॉर्मली नहीं थे। ऑक्सीकॉन्टिन इज ए वेरी हैवी, वो अभी मॉर्फिन के डेरिवेटिव कबीले की है, कबीले की, लेकिन बहुत बड़े डोज के कबीले, बड़ा कबीले का नाम। तो इसके अंदर ये है कि इसके साइड इफेक्ट भी हैं, लेकिन मोर इम्पॉर्टेंट इनको आर्थराइटिस के मारे अगर मिल रही है तो सीवियर आर्थराइटिस है। फिर ब्रूफेन उसमें ये ले रही हैं। ब्रूफेन इज नॉन स्टेरॉइडल एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी। बेसिकली ब्रूफेन का भी साइड इफेक्ट है वाटर रिटेंशन। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो वो भी वाटर रिटेन करता है, तो स्वेलिंग हो सकती है। तीसरी बात यह है कि अगर आप ट्रैवल कर रही हो, आपको ये प्रॉब्लम ट्रैवलिंग ही में खाली है, बैठने या घर में आप बैठी रहती हैं ज़्यादातर, तो पैर हमेशा ऊपर रख करके बैठिए और अपने हार्ट के लेवल पे या स्टूल रख लिए या 2 तकिए रख लिए। और ब्रूफेन का इस्तेमाल में ज़रा आप अपने डॉक्टर से मशवरा कर लीजिएगा, क्योंकि इनके साइड इफ़ेक्ट और भी ड्रग्स के भी साइड इफेक्ट है, लेकिन इनका साइड इफेक्ट है वाटर रिटेंशन। बिल्कुल वाटर रिटेंशन है। और जनाब, और लगता क्योंकि आर्थराइटिस जो है वो आर्थराइटिस जिसमें जिस चीज़ के अंदर एंड में TIS लग जाए, टिस लग जाए, तो उसका मतलब यह है कि वो इन्फ्लेमेशन है। ठीक है जनाब। अच्छा, इन्फ्लेमेशन के अंदर क्या होता है? इन्फ्लेमेशन जो है वो वरम है। वरम जो है वो आपके, क्योंकि पूरा जॉइंट जो है वो बॉडी के अंदर जो है वो जॉइंट्स ही जॉइंट्स हैं, तो उसके अंदर जहाँ जहाँ इन्फ्लेमेशन होगी वहाँ वहाँ सोज होगी, वहाँ वहाँ वरम होगा। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि स्पेशली हमने बात तो नहीं की कि खातून की, मेरी बहन की, कि कभी कभी पीरियड्स प्रॉब्लम के अंदर भी जो है वो वाटर रिटेन होता है, और उसके अंदर जो है वो ये इस तरह जॉइंट स्वेल होते हैं, अंगूठी टाइट हो जाती हैगी, स्किन जो है वो खिंचने लगती हैगी। और इसके अंदर जो है कभी कभी जो है वो डॉक्टर हजरात जो हैं वो एक वाटर टैबलेट देते हैं, और उससे ये होता है कि वो जो जिस्म का जो वरम होता है वो थोड़ा कम हो जाता है। आपको जो खिंचाहट होती है और दूसरे जो पूरे जिस्म के अंदर लगता है कि बॉडी फ्लूइड बढ़ा हुआ है, तो वो आप कुछ अरसे के लिए जो है वो वाटर टैबलेट ली जा सकती है। इसके लिए भी आपको अपने GP से रब्ता करना पड़ेगा। और दूसरी ये कि जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि आप, क्योंकि लगता ये है कि आपको काफ़ी सीवियर आर्थराइटिस है, उसकी वजह से भी ये है, आपने पाँव जो है जब भी आप बैठें तो पाँव नीचे रखेंगी तो डिपेंडेंट पार्ट के अंदर जो जहाँ जहाँ, क्योंकि ग्रेविटी की वजह से फ्लूइड जो है वो डिपेंडेंट पार्ट्स के अंदर जमा हो जाता है, हाथ के नीचे हो जाता है, हाथ के नीचे हो जाता है, जहाँ जहाँ डिपेंडेंट पार्ट है, आप हाथ के देख लें, हाथों में देख लें, पैरों में देख लें। तो उसमें यह कि जब आप बैठें तो ये सामने एक स्टूल रख लीजिए, उसके ऊपर आपने पाँव पर रखें, टेलीविजन देख रही हैं पाँव पर करके, ठीक है जनाब। दूसरी बात यह है कि जब आप सोते हैं तो जो पैंतियाना है हम कहते हैं ना, उसको पाँव की तरफ जो मैट्रेस है उसके नीचे बिल्कुल छोटा सा पतला सा तकिया रख लीजिए। तो उससे ये होगा कि आपका जो मैट्रेस के नीचे रखिए, ताकि वो मैट्रेस जो थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा और रात भर में जो है वो फ्लूइड वापस हार्ट की तरफ आएगा, हार्ट पंप करेगा, वो फिर डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। तो ये हमने, ये तो थी स्वेलिंग के बारे में बातचीत। तो
उम्मीद है कि मैंने आपके और डॉक्टर साहब ने आपके सवालों का जो है वो तसल्ली बख्श जवाब दे दिया होगा, मगर ये है कि बहरहाल अगर आप और मज़ीद कोई अगर सवाल हो तो आप डेफिनेटली अपने डॉक्टर साहब से बात कीजिए और उनसे बात करके जो है वो मज़ीद आप इन्फॉर्मेशन लें, क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है इस वक्त हमें चाहिए आपसे, मगर वो ऑब्वियसली प्रोग्राम के अंदर टाइम इतना नहीं होता कि हम जो है वो सारी बातें पूछ सकें। जल्दी जल्दी छोटी छोटी बात पूछ करके और उसमें हम आपको जो है वो बेहतर से बेहतर जो है वो हिदायत दे सकते हैं। एक और कॉल लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। कॉल जो है वो ड्रॉप हो गई। मुझे पता है कि कॉल्स का रश है, मगर ये है कि आपसे गुजारिश है कि जनाब आप फ़ोन जब करें तो थोड़ा सा आप जो है वो तहम्मुल जो है वो भी रखें साथ में, क्योंकि लाजमी हम आपकी कॉल ज़रूर लेंगे। डॉक्टर साहब बात दोबारा हम डिमेंशिया, क्योंकि डिमेंशिया मेन टॉपिक है, मगर ये सवाल के जवाब जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि बहुत सारे लोग जो हैंगे वो इस पर घर में बैठे हुए उनको हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है, डायबिटीज़ हो सकती है, उसके बारे में पूछना चाहते हैं तो अब उसको भी हम कवर साथ में करते रहेंगे। बिल्कुल जनाब, तो हम बात हो रही थी सिम्टम्स के ऊपर, डिमेंशिया के सिम्टम्स के ऊपर। डिमेंशिया के जो सिम्टम मेन है लॉस ऑफ रीसेंट मेमोरी, कि नई इधर की पुरानी मेमोरी रहेगी, इंटैक्ट है, उनको मालूम है स्कूल के कहाँ गए थे, किस शहर में अपने घर का एड्रेस पता है, फोन नंबर पता है, लेकिन उनको आज के घर का एड्रेस नहीं मालूम है, उनको आज शॉर्ट टर्म मेमोरी है, आज उनको नहीं मालूम है कि क्या हो रहा है। अच्छा। उनको टाइम नहीं मालूम है क्या है, टाइम दिन है कि रात है, कौन सा महीना है, कौन सा ईयर है, कौन सा वो है, और रीसेंट चीज़ें नहीं याद हैं। जैसे मैंने पहले कहा, क्या मॉर्निंग में खाया, क्या दोपहर में खाया, कौन से विजिट किया, कहाँ पे अपनी कीज़ रख दी, कीज़ रख के भूल गए। ये तो नॉर्मल हम आप भी करते हैं, कभी कभी भूल जाते हैं, लेकिन इनका रिपीटेड होता है। फिर अगर मिल भी जाती है कीज़ और चाबी मिल भी गई, इनको ये नहीं मालूम कि उसकी इस चाबी किस ताले में लगेगी, बाहर वाले फ्रंट डोर में लगेगी, बैक डोर में लगेगी, तो दे आर डिसओरिएंटेड एंड दे रिक्वायर। इसी तरह से प्रॉब्लम कर देते हैं फाइनेंस में, दे डोंट नो कि किसको कितना चेक दे दिए, किसको कितना पैसा दे दिया, कितने का बिल आया था, वो पे किया कि नहीं पे किया, याद ही नहीं है। तो उसके अंदर नेचुरली फैमिली वाले उसको पिकअप कर लेते हैं बहुत जल्दी कि भैया हमारे डैडी को या हमारी मदर को क्या नाम है, ये तो बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा, ये एक और बात सवाल जो है वो इसी के सिलसिले में आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो ये शॉर्ट टर्म मेमोरी हुई और दूसरे, तो किस स्टेज के ऊपर इनको चाहिए, घर वालों को चाहिए या मरीज़ को चाहिए कि वो समझता है कि अब मुझे ये वक्त आ गया है कि अब मुझे अपने डॉक्टर से रब्ता करना है कि मुझे पता करूँ कि कहीं मुझे डिमेंशिया तो नहीं। एक्चुअली आजकल कहते हैं कि अर्ली डायग्नोसिस इज़ गुड आइडिया, क्योंकि नाउ देयर इज सम ट्रीटमेंट अवेलेबल। आज से 10 साल पहले, 12 साल पहले कोई ख़ास ट्रीटमेंट नहीं था, अब देयर इज सम ट्रीटमेंट टू रिड्यूस द प्रोग्रेस ऑफ द डिजीज़। क्योंकि ये डिमेंशिया जो है कई रीज़न से हो जाता है, मैं पूरी डिटेल में मेडिकल नहीं आना चाहता, लेकिन बेसिकली ये जो मेजर ग्रुप है वो दो हैं। एक अल्जाइमर्स डिजीज़, जिसका नाम आप सबने सुना होगा, और दूसरा उसका नाम है क्या नाम है, वैस्कुलर डिमेंशिया। ये दो मेन हैं जो कि 90% ओवर 95% कॉजेज ऑफ दैट, रेस्ट ऑफ दम और अदर बोथ ऑफ दीज कंडीशंस। अगर आपने डायग्नोसिस अर्ली बना दी है तो ट्रीटमेंट और हेल्प इज़ अवेलेबल। You should consult your GP as soon as you feel that ये प्रॉब्लम जो हमारे घर में हो रही है ये सीरियस है, ये घर के फादर को फिज़िकल हार्म हो सकता है या कहीं चोट आ सकती है, क्योंकि विद दैट दे कैन फॉरगेट, दे कैन गो आउट ऑफ द हाउस, दे कैन वॉन्डर आउटसाइड, दे कैन बहुत अच्छी बात की जनाब। मैं इसके ऊपर केसेस भी आपसे डिस्कस करना है। मैंने एक कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ, कौन सा बात कर रहे हैं? जी सर, निकी जी प्रॉब्लम है, मेरी सिस्टर है तो स्किन प्रॉब्लम हो गई है। अच्छा। ते अचानक ही हाथ बिल्कुल काले हो गए। सिर्फ हाथ काले हुए हैं? तकरीबन कोई दो महीने हो गए। अच्छा। तो दोनों हाथ या सिर्फ एक हाथ की बात? दोनों हाथ भी और दोनों पाँव भी ना, वाइट पार्ट से ना दाने निकलते ना। जी। वाइट या पानी जो होता है। हाँ जी। तो डॉक्टर पट्टियां कर रहे, लेकिन बिल्कुल काले हो गए। अच्छा, ये बताइए कि क्या उम्र क्या है आपकी बहन की? तकरीबन 45 है। कोई दवाइयाँ वगैरह नहीं ले रही वो? दवाई वगैरह तो अभी कुछ भी नहीं, डॉक्टर को दिखा रहे हैं। बस सिर्फ जो है वो एकदम से दाने निकले और वो उसके अंदर से पानी निकलता है और वो दोनों रेगुलर दाने निकल रहे हैं, तो नाल डॉक्टर भी थोड़ा सा काट लाता है, काट ला के हाँ तो टीके ला रहे हैं। अच्छा, टीके भी लगा रहे हैं। अच्छा।
तो डॉक्टर साहब ये काले काले हाथ तो काले हाथ पैर हो सकते हैं एक्जिमा के मारे भी, क्योंकि बराबर जो स्किन होती है स्क्रैचिंग एक्जिमा के मारे भी। और कॉमन कॉज जो है कि अगर आपको कभी कभी एड्रिनल इनसफिशिएंसी या ग्लैंड्स की हार्मोनल डेफिशिएंसी से भी हो जाता है। तो वो आप मेरे ख्याल से आप अपने जीपी को दिखाइए। जीपी को तो और दिखा रहे हैं दिखाएं, मगर उन्होंने कहा कि एक मरतबा आपसे भी जो है वो कर लें। और दूसरी बात ये कि हाँ, बात बिल्कुल सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब कि ऐसे वैसे अगर डिफीज में जाएँ तो हाइपोक्रोमेटोसिस जो होती है अपनी जो हीमोक्रोमेटोसिस सॉरी कहते हैं जिसको, उसके अंदर भी जो है वो डीपिगमेंटेशन हो जाता है। लेकिन ये हार्मोनल मगर लगता ज़्यादातर यही है कि आपको जो दाने हैं उसमें एक्जिमा जो है वो काफ़ी जो है वो लॉन्ग स्टैंडर्ड एक्जिमा, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम है। दाने होते हैं उसके बाद खुजली होती है कि नहीं, वो बात है। अगर खुजली भी होती है तो एक्जिमा मोर लाइकली है। एक और कॉल लेंगे जनाब। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा बात कर रहे हैं? डॉक्टर साहब सलाम वालेकुम, मैं काम से बोल रहा हूँ। जी जनाब। सलाम वालेकुम या अली मदद। वालेकुम अस्सलाम पीर मौला अली मदद जनाब। जी मुझे आपने बोला है कि स्ट्रोक की बात कर रहे हैं जी, स्ट्रोक की भी बात कर रहे हैं। मुझे 2 साल हो गए स्ट्रोक हुआ है। अच्छा। मेरी राइट हैंड और राइट लेग पर स्ट्रोक हुआ है जी। तो मुझे कैथेटर लगा हुआ है। कैथेटर लगा हुआ। अच्छा। इसके मुतालिक मैं आपसे मशवरा चाहता हूँ डॉक्टर साहब। मैं कह रहा हूँ कि ऑपरेशन करें या कुछ करें। मेरा टेस्ट जो होता है ना पीनस के नीचे लेफ्ट हैंड वाला वो बलो हो गया था, बड़ा हो गया था। अच्छा अच्छा। वो उसने मुझको दी एंटीबायोटिक तो वो ठीक हो गया जी। 2 महीने के बाद जनाब राइट हैंड वाला बिग हो गया, बड़ा सूज गया जी। अच्छा जी। तो उसके साथ मुझे खून भी आना शुरू हो गया। ओहो अच्छा। डॉक्टर साहब को बोला तो उन्होंने एंटीबायोटिक दिया। वो पेशाब मेरा बंद हो गया, खून बंद हो गया, लेकिन वो जो है ना बोल मेरा वो राइट हैंड का बिल्कुल बड़ा हो गया, सूज गया। जी जी। तो मुझे दर्द भी होने लगा था जी। मैंने डॉक्टर साहब को बोला, उन्हें फिर बोला कि ये दवा ना लो, ये अब लो। उससे ये हुआ कि दर्द तो वही होता, लेकिन वो पता नहीं क्या बोलते हैं इंग्लिश में से टेंशन बोलते हैं या क्या बोलते हैं, तो उसका दर्द नहीं है लेकिन मेरा बड़ा सूजा हुआ है जी। अच्छा। आप मेहरबानी करें मुझे बताया। मैं पाकिस्तान गया था जी। वहाँ मिजाज है हमारे ऊँट में भी गया था, शायद मुझे आराम आ जाए। तो ये मैं जाकर भी हूँ मौला अली का। मैं इंग्लैंड में सबसे पहले मैं जाकर ही करता था। मेरा नाम मोहम्मद सादिक जाफरी है। माशाल्लाह। जब से मैं नाटिकाम से बोल रहा हूँ या अली मदद। या अली मदद। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज मेरे भाई। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी फ़ोन कॉल का। और डॉक्टर साहब आप देख रहे हैं इस वक्त कि जो इस वक्त हमारे घर में जो बैठे हुए लोग हैं वो कितने परेशान हैं और कितने मजबूर हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो वो डिस्कस करना चाहते हैं, और वो जो है वो ये प्रोग्राम के हवाले से आपसे बातचीत भी हो रही है। स्ट्रोक हमारे डॉक्टर नकवी का स्पेशलिस्ट सब्जेक्ट है जनाब, इसके ऊपर ही बात करेंगे, मगर साथ में एक और कॉल आ गई, वो भी ले लेते हैं, उसके बाद फिर हम जमा कर लेंगे। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। मेरे ख्याल में कॉल जो है वो ड्रॉप हो गई है। तो यहाँ जो मसला है वो स्ट्रोक है, और स्ट्रोक के साथ ही जो है वो उनको यूरिन की मेरे ख्याल में रिकरेंट इन्फेक्शन होंगी, और साथ में ही ऑर्काइटिस है, उनके टेस्टिकुलर स्वेलिंग है। बिल्कुल ठीक है। तो अब वो डॉक्टर साहब जो हैं वो कह रहे हैं या तो इसका ये एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं, मगर हमारे जो जाफरी साहब हैं वो कह रहे हैं कि या तो इसका इलाज हो सकता है। स्ट्रोक में अगर वन साइडेड स्ट्रोक है, दोनों साइड में नहीं है ये मुझको नहीं मालूम, लेकिन अगर वन साइडेड स्ट्रोक है तो उसके मतलब वीकनेस वन साइड ऑफ द बॉडी है।
कैथेटर नॉर्मली शॉर्ट टर्म के लिए होता है, कैथेटर लॉन्ग टर्म होना नहीं चाहिए, क्योंकि कैथेटर आपने डाला क्योंकि आप इनकॉन्टिनेंट ना होइए, वेट ना करिए, स्किन आपको ना ब्रेक हो जाए, बेड सोर ना हो जाए, इस मारे डाल देते हैं। लेकिन इट शुड नॉट बी लॉन्ग टर्म अनलेस द प्रॉब्लम इज समथिंग एल्स, लाइक आपको पेशाब नहीं आ रहा था जैसे बता रहे हैं, पेशाब मेरा रुक गया था, इस मारे हो सकता है उसकी वजह जो है वो कोई प्रोस्टेट हो या ये स्ट्रक्चर हो, तो उसके मारे ये है कि अगर वो है तो प्रोस्टेट का ऑपरेशन हो करके ठीक हो सकता है। आजकल ऑपरेशन तो बहुत इजी है, और अगर यूरेथ्री स्ट्रक्चर है तो वो भी ठीक हो सकता है विद ट्रीटमेंट। एंड आई डोंट लाइक लॉन्ग टर्म कैथेटर। लॉन्ग टर्म कैथेटर बहुत प्रॉब्लम प्रोड्यूस करता है पेशेंट्स को हमेशा। तो मेरे ख्याल में इनको चाहिए कि अपने डॉक्टर साहब से बात करें और यूरोलॉजिस्ट जो है उसका रेफरल जो है वो उनको आप चाहिए कि जाफी साहब के यूरोलॉजिस्ट जो हैं वो इनका स्पेशलिस्ट ट्रीटमेंट भी करते हैं साथ में, और स्पेशली अगर आपको रिकरेंट टेस्टिकुलर स्वेलिंग हो रही हैगी तो हो सकता है कि जो है वो देखेंगे क्या प्रॉब्लम क्या है, एपिडाइडोमोर्काइटिस है या कोई और मसला है, पानी आ रहा है बार बार, हाँ तो वो उसको जो है वो उसको ट्रीट भी करेंगे। हो सकता है उसका ऑपरेशन भी, उस फ्लूइड जो है, जो अगर कभी सैक के अंदर फ्लूइड आ जाता है तो वो उसको भी वो रिमूव कर सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया जाफी साहब आपका कि आपने हमारे साथ शेयर किया। और जो प्रोग्राम हमारा वो यही है कि बहुत सारे हमारे जो इस वक्त नाजरीन जो हैं, जो इस वक्त घर पे बैठे हुए हैं और बहुत परेशान हैं, उसके ऊपर कम से कम उनको एक गाइडलाइन मिल जाए, एक तरीके से एक एडवाइस मिल जाए, एक टिप मिल जाए कि जनाब हमको किस रास्ते पे जाना है और क्या करना चाहिए इस बारे में, ताकि उसका इलाज जो है वो प्रॉपर तरीके से हो सके। तो बात हो रही थी जनाब कि शॉर्ट टर्म मेमोरी के बारे में बात कर रहे हैं। दोबारा हम अपने भूलने वाली बात के ऊपर आ रहे हैं कि जो घर में जो ज़ईफ़ माँ बाप हैं और जितने जो भी हैं उनके अंदर फिर प्रॉब्लम हो जाती है कि जो है वो भूल रहे हैं, शॉर्ट टर्म मेमोरी उनको हो गई है, कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, फोकस नहीं कर पा रहे हैं, कोई प्लान नहीं कर पा रहे हैं कोई चीज़। इसके अलावा उनकी पर्सनैलिटी के अंदर चेंज हो रहा है। आपने देखा कि उनको गुस्सा जो है वो पहले तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ, मगर बार बार हर बात पर उनको छोटी छोटी बात पर गुस्सा आ रहा है। इसके अलावा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं और अग्रेसिव हो जाते हैं, वॉन्डर अराउंड करने लगते हैं, घर ही के अंदर घूम रहे हैं। मगर कभी कभी ऐसा भी हुआ, एक मेरे पेशेंट जो है वो घर से निकला सौदा लेने के लिए और वो मिला जो है वो 50 मील दूर बिल्कुल जो है वो मिला। अरे बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, ड्राइविंग मिस्टेक, जा रहे हैं अपने घर से अपनी लड़की के घर में, पहुंच गए 50 मील दूर, 50 मील दूर, और उनको नहीं समझ में आता है क्या है। अच्छा, और इसके साथ ही साथ जो है ये तो और जितनी भी ये डिमेंशिया की जो प्रॉब्लम होती है ये 1 या 2 हफ्ते के ऊपर नहीं है कि आप देखेंगे जनाब ये पिछले 1 हफ्ते से आपने देखा कि जो है वो कंफ्यूजन हो गया है या इस तरह करें। तो अगर 1-2 हफ्ते का है तो कोई ऐसी बात नहीं। मिनिमम कहते हैं कि सिम्टम्स शुड बी मोर देन 6 वीक्स। 6 वीक्स तक आपको फॉरगेटफुलनेस रह रही है, आप वॉन्डर कर रहे हैं, कंफ्यूज हैं, इधर उधर चीज़ें भूल रहे हैं, अपने बिल्स को आप भूल रहे हैं, गलत पैसा बिल आया है 150 का, आपने वहाँ 200 दे दिए, 100 दे दिए, वो वाली ये प्रॉब्लम अगर परसिस्ट कर रही है 6 वीक्स एंड मोर, देन इट इज़ अ कंसर्न। डॉक्टर साहब, इन्वेस्टिगेशंस क्या कौन कौन से टेस्ट, कौन कौन से इन्वेस्टिगेशन की जा सकती हैं डिमेंशिया के अंदर? डिमेंशिया मेन चीज़ तो क्लिनिकल डायग्नोसिस है कि आप बात करिए पेशेंट से और पेशेंट के रिलेटिव से। पेशेंट से अकेले बात नहीं, पेशेंट को भी बात करिए, पेशेंट की डॉटर या सन या वाइफ कि उसको भी बुलाइए, उससे आपको कोलेटरल हिस्ट्री पता चलेगी। कब ये स्टार्ट हुआ, कब पहली बार नोटिस किया, साल भर पहली बार नोटिस किया, कैसे प्रोग्रेस हो रही है। साल भर पहले कभी कभी भूलते थे, अब जो है टोटली भूल जाते हैं, अब उनको खाना भी नहीं याद रहता, रख दो खाना, जब तक दिखाओ नहीं तब तक नहीं खा पाते, वॉन्डर करने लगे हैं, नाइट में बहुत रेस्टलेस रहते हैं, एग्रेशन बढ़ गया है, गुस्सा बढ़ गया है। अब वो सिम्टम जब आप इकट्ठा कर लेते हैं तब उसको हम कहते हैं मिनी मेंटल टेस्ट स्कोर और मेंटल टेस्ट। तो उसके अंदर फिर हम डिवाइड करते हैं डिमेंशिया को 3 लेवल पे। एक तो है माइल्ड, हल्का वाला, अभी डिमेंशिया प्रोसेस स्टार्ट हुआ है तो उसको कहते हैं माइल्ड डिमेंशिया। एक जो है माइल्ड के मतलब हल्का, फिर एक मॉडरेट ये दरमियाना, बिल्कुल, और एक जो है सीवियर डिमेंशिया कि पर्सन जो है टोटली कंफ्यूज है, टोटली वॉन्डरिंग कर रहा है, एंड दैट इज रियली सीरियस। मोस्ट ऑफ द पीपल कम्स टू द माइल्ड एंड मॉडरेट स्टेट। अब उसके अंदर इन्वेस्टिगेशन क्या है? Clinical acumen is main thing. The GP will be able to recognize and may be able to make the diagnosis. अगर उसने वो कर लिया है तो फिर वहाँ पे 2-3 रास्ते रहते हैं। GP एसेंशियल टेस्ट कर ले कि और तो कॉजेज ऑफ डिमेंशिया नहीं है। कभी कभी कन्फ्यूजन
ड्यू टू इन्फेक्शन और ड्यू टू अदर रीजन कैन मिमिक लाइक ए डिमेंशिया। तो इसके अंदर ब्लड टेस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो उसके अंदर हम ब्लड टेस्ट करते हैं, उसके कहते हैं फुल ब्लड काउंट, तो देख लेते हैं हीमोग्लोबिन कितना है, एनीमिक तो नहीं है, B12 डेफिशिएंसी तो नहीं है, फोलेट डेफिशिएंसी तो नहीं है, थायराइड तो एबनॉर्मल नहीं है। कभी कभी थायराइड के अंडर एक्टिविटी के मारे लॉन्ग टर्म में कन्फ्यूजन और डिमेंशिया रहता है, तो उसके मारे जीपी करेगा। वो आप जो है ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो वो जीपी है तो करेगा, या जीपी फिर उसको एक और उसमें टेस्ट बता दें कि कभी कभी जीपी और द हॉस्पिटल स्पेशलिस्ट अरेंज द स्कैन ऑफ द ब्रेन जस्ट टू सी देयर इज नथिंग एल्स इन दैट। समटाइम देयर इज अदर कॉजेज लाइक खुदा न खास्ता कुछ ब्लड क्लॉट हो या ट्यूमर हो, तो उनको रूल करने के लिए आप स्कैन भी करते हैं जनरली। लेकिन जनरली डायग्नोसिस क्लिनिकल है, क्लिनिकल के साथ अर्ली डायग्नोसिस इज बेटर, कि अर्ली डायग्नोसिस में मैनेजमेंट कैन बी हेल्प बाय सम ड्रग्स रेडी इन द प्रेजेंट सिचुएशन। तो मेरा तो ये एडवाइस रहेगी कि आप जल्दी से, जब भी आपको मौका लगे, आपको लग रहा है कोई रिलेटिव को या आपके ख़ास लोगों को फॉरगेटफुलनेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और कंसर्न है, तो go and see your GP. He will make the able to make a diagnosis and then he will refer. Generally GP जो है वो खुद डायग्नोसिस बना करके या तो फिर न्यूरोलॉजिस्ट को रेफ़र कर देता है यंग पीपल में, या साइकेट्रिस्ट को रेफ़र कर देता है फर्दर मैनेजमेंट के लिए, या कभी कभी जीरियाट्रिशियन को रेफ़र कर देता है फर्दर मैनेजमेंट के लिए। बिल्कुल सही। इन्वेस्टिगेशन जो हैं वो नाज़रीन, अगर आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम है या आपके घर में किसी को ऐसी कोई प्रॉब्लम है कि जिसमें वो समझते हैं कि उनकी याददाश्त में थोड़ी खलल आ गया है, थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है कि अगर वो फोकस नहीं कर पा रहे हैं, अगर वो अपना जो डिमेंशिया की जो मेन डेफिनेशन वो ये है कि अगर कोई ऐसी चीज़ जिससे आपकी जो डेली एक्टिविटीज़ हैं, जो नॉर्मल जो डेली एक्टिविटीज़ आपकी होती हैं, जो रोज़मर्रा के जो काम होते हैं, वो अगर आपके जो हैं वो मुतासर हो रहेंगे, तो इसका मतलब ये है कि हो सकता है कि डिमेंशिया जो है वो जो भूलने की आदत जो है, वो भूलने की जो बीमारी है, वो आहिस्ता आहिस्ता अपना घर कर रही है। तो पेशेंट से ज़्यादा जो है वो आपके घर वाले, भाई बहन, माँ बाप, बीवी, ये इन लोगों को नज़र रखनी है कि जैसे सिम्टम्स अभी डॉक्टर साहब से भी हमारी डिस्कस हुए कि शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर प्रॉब्लम हो रहा है, अगर वो जो है वो खाना पकाना भूल गए हैं, या इस टाइप का है कि अपना घर का एड्रेस भूल रहे हैं, फ़ोन नंबर भूल रहे हैं, लोगों का पहचानना भूल रहे हैं, अपने बाप बेटे का नाम या पोते पोतियों का नाम भूल रहे हैं, और इसके अलावा शदीद स्टेज के अंदर, क्योंकि ये चीज़ बहुत कॉमन है और हम लोग देखते हैं ये अपनी प्रैक्टिस के अंदर, हम भी देखते हैं, आप भी देखते हैं कि इनकॉन्टिनेंस हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, कि कंट्रोल ऑफ द कंट्रोल जो है वो पेशाब का कंट्रोल नहीं रहा। ये मैं लेटर स्टेज की बात कर रहा हूँ, मगर ये है कि पेशाब पे कंट्रोल नहीं है, या भूख नहीं लग रही है, खाना नहीं खा रहे, या खाना बार बार खा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं इसके ऊपर आपने नज़र रखनी है, और नज़र रखनी है इस तरीके से कि आपने फ़ौरन अपने डॉक्टर से जो है वो रब्ता करके अब उनके साथ जाइए। ये नहीं कि उनको खाली भेज दिया कि जनाब आप जाइए, डॉक्टर साहब का अपॉइंटमेंट, आप जाके उनसे बात कर लें, उनको नहीं पता, उनको याद ही नहीं रहेगा। एक कॉल ले लेते हैं पहले। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। कौन सा बात करें जनाब? मैं यूसुफ करना पे बरले थी। जी साहब, यूसुफ भाई क्या हाल है? खैरियत है? ठीक है जी जी फरमाइए। आप अपने टेलीविजन की आवाज़ बंद कर दीजिए यूसुफ भाई। सर एक मरीज दसना डॉक्टर साहब का एड्रेस। बोलिए साहब, बोलिए। आप अपने टेलीविजन की आवाज़ बंद कर दीजिए, आवाज़ जो है वो गूंज रही है। टेलीफोन नंबर चाहिए डॉक्टर साहब का। अच्छा, आप ऐसा करिए कि प्रोग्राम के बाद जो है यूसुफ भाई आप स्टूडियो में फ़ोन कर लीजिए, तो मैं आपसे फ़ोन पे बात कर लूँगा, ठीक है। बहुत सारे नाज़रीन हमारे ऐसे हैं कि जो टेलीविज़न के ऊपर जो है उनको कोई प्रॉब्लम है और वो टेलीविज़न के ऊपर वो डिस्कस नहीं करना चाहते, वो बात समझ में भी आती है। तो उन नाज़रीन के लिए मेरी दरख्वास्त है कि अगर आप बात करना चाहते हैं, मुझसे बात करना चाहते हैं, डॉक्टर साहब से बात करना चाहते हैं, हमारे मेहमान से बात करना चाहते हैं, तो आप प्रोग्राम के बाद स्टूडियो में फ़ोन कर लें, तो मैं आपसे बात भी कर लूँगा, और जो बात जो हम टेलीविज़न पर नहीं कर सकते उसके ऊपर हम जो है वो डिस्कस कर सकते हैं, और फ़ोन के प्रोग्राम के बाद आप फ़ोन करेंगे। तो मैं बात कर रहा था जनाब डिमेंशिया की, कि आप जो हैं वो अपने डॉक्टर के पास इनको लेके जाइए और साथ जाइए और उनको बताइए कि क्या क्या जो है वो इनको प्रॉब्लम्स हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि घर में सिर्फ आप मौजूद हैं और आपके साथ कोई जाने वाला नहीं है, तो आप एक काम ये करिए कि वो एक कागज़ पे जो है वो जो आपको प्रॉब्लम्स हैं वो लिख लीजिए, और वो लिख के, ताकि फिर जब आप वहाँ डॉक्टर के पास जाएंगे
तो वो कागज़ अपने साथ ले जाए। मगर ये बात है कि कागज़ साथ ले जाना नहीं भूलिएगा कि क्योंकि बहरहाल ये प्रॉब्लम भी हो सकती है कि जनाब आपने सारी चीज़ें लिख ली, मगर क्योंकि डिमेंशिया की बात हो रही है कि वो जब जिस चीज़ पे लिखा था वही चीज़ आपने जो है वो भूल गए। तो ये चीज़ जो है, और इन्वेस्टिगेशंस के बारे में बात हमारे डॉक्टर साहब से हुई कि ब्लड टेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उनकी। ब्लड टेस्ट के अंदर विटामिन बी बहुत ज़्यादा कॉमन होता है कि विटामिन बी की डेफिशिएंसी, विटामिन B12 की और विटामिन बी इन जनरल डेफिशिएंसी जो है वो दिमाग के ऊपर बहुत असरअंदाज होती है। और हमने देखा है, मैंने भी प्रैक्टिस में अपनी देखा है कि विटामिन बी की डेफिशिएंसी काफ़ी कॉमन है। इलाज बहुत सीधा साधा है, उसके या तो गोलियां दे दी जाती हैं या फिर इंजेक्शन आपको दिया जाता है, पूरा कोर्स दिया जाता है और उसके बाद हर 3 महीने पे एक आपको इंजेक्शन लगा बस। और उससे आपका ये समझें कि काफ़ी ज़्यादा मसला जो है वो हल हो जाता है। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो ब्लड टेस्ट से अगर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है या विटामिन बी की डेफिशिएंसी है तो वो हमें जो है उसकी ट्रीटमेंट हो सकती है। एक और कॉल लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, कौन सा बात कर रहे हैं? जी मेरा नाम सैयद अली है, मैं लंदन से बात कर रहा हूँ। जी फरमाइए मेरे भाई। अच्छा, मेरे ना असल में मेरा हेयर लॉस बहुत ज्यादा हो रहा है कुछ अरसे से। अच्छा। तो मतलब मेरे काफी ज्यादा बाल होते थे, मुझे यहाँ से पाकिस्तान से आए हुए यहाँ पे तकरीबन 3.5 साल हो गए। अच्छा जी। मेरे मतलब बाल काफी थिक हैवी और मतलब बहुत ज्यादा होते थे। विद इन ईयर आप कहने के बाल वाइट भी होना शुरू हो गए। अच्छा। तो गिरना बहुत ज्यादा शुरू हो गया। अब अच्छा, रीजन मुझे खुद कोई समझ नहीं आ रही। कोई दोस्त कुछ कहते हैं कि मतलब पानी ज्यादा पिया जाए, क्योंकि मैंने जो है इसके लिए कोई टैबलेट्स वगैरह भी यूज की थी जो हेयर ग्रोथ की होती है ना। अली भाई एक बात बताइए कि आपके खानदान में तो ऐसा नहीं है कि बाल जो है वो जल्दी गिर जाते हैं, क्योंकि फैमिलियल भी काफी ज्यादा होता है, ऐसा तो बात तो नहीं है? नहीं, हमारे फैमिली में माशाल्लाह काफी थिक है, मतलब आफ्टर 40 जो है ना वो बाल जो है ना वो उस वक्त गिरना शुरू करते हैं। अच्छा अच्छा। मतलब 40 से पहले जो है ना किसी के लिए काफी मतलब काफी थिक बाल है, हर एक के रहते हैं। मेरी मतलब दोनों साइड पे, मदर फादर दोनों साइड। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई। मैं बल्कि इस बात का अभी आपको जवाब देता हूँ, आप फ़ोन रखिए। और मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने फ़ोन किया। डॉक्टर साहब, बहुत ही कॉमन कॉज है और हमारे एशियंस के अंदर तो इतना ज़्यादा ये कॉमन कॉज है कि जो है मेरे ख्याल में हर तीसरा पेशेंट जो मेरे पास आता है वो तो ये लेकर आता है कि डॉक्टर साहब बाल बहुत गिर रहे हैं। और इसके अंदर ख़वातीन नहीं, मर्द हज़रात भी, बच्चे भी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा कि बच्चों के अंदर बाल गिर रहे हैं, बड़ों के अंदर बाल गिर रहे हैं। इसके ऊपर पूरा एक प्रोग्राम हम इंशाल्लाह करेंगे। मगर ये है कि इसके अंदर सबसे ज़्यादा कॉमन जो कॉज है, जो मैंने देखा है अपनी प्रैक्टिस के अंदर, वो ये है आयरन डेफिशिएंसी। आयरन की कमी से जो है वो बाल जो है वो काफ़ी ज़्यादा गिरते हैं। और दूसरा मैं चाहूँगा कि आप उसके ऊपर थोड़ा सा हार्मोनल थायराइड की असल में बाल गिरना जो मेन रीज़न है, जो सबसे ज़्यादा कॉमन है, वो ये है सीवियर एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन प्रोड्यूसेस दैट। एंग्जाइटी बहुत सीवियर स्टेज में, इनफैक्ट कभी कभी अंडरलाइंग डिप्रेशन से वो पैचेज ऑफ द बाल लॉस हो जाती है, इसको कहते हैं एलोपेशिया एरेटा। बट बेसिकली ये है कि एंग्जाइटी सबकॉन्शियस माइंड की, यू आर डिप्रेस्ड विद दैट कैन प्रोड्यूस हेयर लॉस मगर एलोपेशिया जो होगा वो तो एक खास एक एरिया में होता है, वो तो एक खास एरिया है। वो तो या तो फिर एलोपेशिया टोटालिस हो जाए कि पूरे सर के बाल भवें गिर गए। मगर एक जो चीज़ होगी जो मेन इंपॉर्टेंट है वो ये है कि एक तो फैमिलियल हो सकता है, जैसे कि फैमिलियल हो सकता है। थायराइड डिजीज में स्पेशली लो एक्टिव थायराइड, जो हाइपोथायराइड है, उसके अंदर बाल खूब गिरते हैं। लेकिन थायराइड डिजीज कह दिए आप है तो नेचुरली आप जीपी को दिखाइए और थायराइड का ब्लड टेस्ट वो आराम से कर देंगे। ईजी टेस्ट है मेरे ख्याल से, मोस्ट बहुत ज़्यादा कॉमन चीज़ है कि अली भाई बहुत ही आसान इसका टेस्ट है जनाब। मैं आपको बताऊं कि आपने अपने डॉक्टर साहब के पास जाना है, उनसे कहना है जनाब मेरे बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं। तो वो क्या करेंगे कि वो आपके कुछ ब्लड टेस्ट करेंगे। उस ब्लड टेस्ट के अंदर जो सबसे ज़्यादा जो कॉमन ब्लड टेस्ट है वो हम करते हैं फेरेटिन, वो होता है आयरन का टेस्ट होता है। और आयरन के अलावा एक और टेस्ट वो करेंगे थायराइड का। तो ये थायराइड चाहे ओवर एक्टिव हो चाहे अंडर एक्टिव हो, इन दोनों के अंदर जो है वो बाल जो है वो थिन हो जाते हैं, गिरते हैं। आयरन की डेफिशिएंसी, जैसे मैंने अर्ज़ किया आपकी खिदमत में, कि आयरन बहुत ज़्यादा कॉमन है और इसके अंदर बाल जो हैं वो गिरते हैं। तो ये दो चीज़ें तो हैं। उसके अलावा भी जनरल एक मेरे ख्याल में एक पूरा प्रोफाइल हो जाएगी। एक जीपी जो है वो बहुत सारे टेस्ट जो हैं वो आप कर लेंगे ताकि पता चल जाए कि ऐसी कोई बात नहीं है। अगर ऐसी कोई बात नहीं है तो फिर अनफॉर्चुनेटली जो है वो दूसरी चीज़ जो है वो फैमिलियल ज़्यादा कॉमन है कि उसके अंदर उसकी, मगर बहरहाल क्योंकि पूरी हिस्ट्री आपकी हमें नहीं पता है और कि आप माशाल्लाह वैसे तो सेहतमंद हैं जैसा आपने बताया, मगर फिर भी जो
एग्जामिनेशन जो होता है देखना भी चाहिए पड़ेगा कि क्या किस तरीके से बाल का पैटर्न क्या है लूज़ होने का। तो आप ज़रूर उनसे बात कीजिएगा ताकि फिर कम से कम आपको ये ब्लड टेस्ट और जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन हैं वो की जा सकें। तो अब बात जो है वो पहुँच गई थी इन्वेस्टिगेशन तक, इन्वेस्टिगेशन हो गई जनाब। अब मैं बात करूँगा ट्रीटमेंट की जनाब। तो अब ये क्योंकि वजह ये है कि डिमेंशिया की मेरा नहीं ख्याल कि कोई सच ट्रीटमेंट जो है इनक्योरेबल हम इसको कहते हैं जनाब। पहली बात फिर से मैं वो कर दूं, हर एक फॉरगेटफुलनेस इज नॉट डिमेंशिया। बहुत अच्छी बात। एक तो ये बात है। दूसरी, मैं एक बहुत सिंपल टेस्ट दो करता हूं। एक तो ये है कि पेशेंट्स को मैं कहता हूं ड्रॉ द क्लॉक। हाँ जी। तो मैं क्लॉक ड्रा कर देता हूं, ये मैं कहता हूं कि हाँ। आप अपना क्लॉक ड्रा करिए। हमने देखा है कि जिसको डिमेंशिया है 90% और मोर कैन नॉट ड्रा द क्लॉक। या इसमें 12 बजे लगा दें, 3 लगा दें, 6 लगा दें, या उसमें सुइयां नहीं लगा पाते हैं। तो उसके अंदर सिंपल सा टेस्ट है। मैंने देखा है कि ये एबनॉर्मलिटी बहुत कॉमन है, क्योंकि दे कैन नॉट ओरिएंट बिटवीन द शेप ऑफ द क्लॉक एंड द टाइमिंग एंड हाउ टू पुट द टाइमिंग राइट। रियली दैट इज अ वेरी कॉमन। ये बहुत अच्छा आपने किया, और मैं चाहूँगा कि सब जितने भी जिनको घर में प्रॉब्लम है वो अपनी घड़ियाँ बनाना शुरू कर दें जनाब, ताकि ये पता चल जाए कि आप जो है अपने जो भी हैं उनसे कहें कि जनाब घड़ी एक बनाएं, उसके बाद 1 से 12 तक के नंबर, और उनको फिर बताएं कि आप ये बताइए कि इसके अंदर आप बजा दीजिए 4 बजा दीजिए, 4 बजे, तो वो 4 नहीं बजा पाएंगे। तो ये एक और टेस्ट बहुत अच्छा है, ये कॉग्निटिव हम जो है वो टेस्ट करते हैं। ये मैं क्लिनिक में करता हूँ कि भाई ये किस तरह से भाई आज का वो है घड़ी बना करके बिल्कुल। हम कभी कभी ड्रा भी कर देते हैं कि भाई ये है, अब आप एक ऐसा बना दिए, वो भी नहीं कर पाते। और इसके अलावा एक और जो मिनी मेंटल आपने बात कर दी, उसकी मिनी मेंटल भी करते हैं। अच्छा ये तो हो गई आपकी कि ट्रीटमेंट, जो आपने इसकी इन्वेस्टिगेशन की बात हो गई। जो हम दवाइयों की बात कर रहे थे और ट्रीटमेंट की बात कर रहे थे, उसमें हम क्या कर सकते हैं? तो जब आप एक बार डायग्नोसिस बना दी, आपको लगा कि डिमेंशिया जो है अर्ली स्टेज में है, या माइल्ड है, या मॉडरेट है, दरमियानी है, उस स्टेज में दवाओं का रोल है। आजकल दवाएं अवेलेबल हैं और जो कि जीपी भी प्रिस्क्राइब कर सकता है। मोस्टली ये जो है साइकियाट्रिस्ट और साइकोजेरियाटिशियन और द जेरियाटिशियन प्रिस्क्राइब, समटाइम न्यूरोलॉजिस्ट। तो अब दवाई जो आई हैं वो बहुत अच्छी हैं। कभी कभी दवा आप जैसे रिविस्टिगमीन है, बहुत ही कई साल से है, 12-15 साल से ये दवा है अवेलेबल। टैबलेट फॉर्म में भी है, पैचेस फॉर्म में भी है। यू कैन टेक एज अ पैच, नो नीड ऑफ टेकिंग टैबलेट, एंड इट्स गॉट अ गुड इफेक्ट। इट कैन डिले द प्रोग्रेशन। हम नहीं कह रहे हैं क्योर नहीं है, बट डिले द प्रोग्रेशन ऑफ द अल्जाइमर्स, होल्ड कर देती है, रोक देती है, उसको रोक देती है, उसको उसकी प्रोग्रेस को रिड्यूस कर देती है। पेशेंट जिनको केयर होम में जाना पड़ता था अर्ली, उनको डिले हो जाती है 1-2 साल से टू गो इनटू केयर होम। बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमारी कम्युनिटी में है कि हमारे ये जो एल्डरली पेशेंट के लिए ना तो नर्सिंग होम एशियंस के हैं और डिमेंशिया नर्सिंग होम तो है ही नहीं। मैंने अभी तक डिमेंशिया नर्सिंग होम अपने इस एरिया में तो नहीं देखे। एक आध कुछ लंदन और उस करीब में लोगों ने खोले हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं है, जिसमें एशियन पॉपुलेशन के लिए डिमेंशिया सफ़र के लिए नर्सिंग होम या रेस्ट होम प्रॉपर हो। तो एक तो ये है कि आप उससे बचा सकते हैं वहाँ जाने से, क्योंकि हमारे यहाँ ज़्यादातर कम्युनिटी खुद केयर करती है, विच इज़ वेरी गुड आइडिया। लेकिन देयर इज़ ए स्टेज कम्स वेयर द पर्सन कैन नॉट कोप रियली, बिकॉज ऑफ स्पेशली इफ वायलेंस कम्स, aggression comes, wandering comes. These 3 things really make the break of the backbone of the family. They cannot cope because रात में 2 बजे निकल गए सड़क पे, you know it is not safe. Confusion हो जाता है। हाँ, और अगर aggression है, you know किसी को हिट कर दिया या मार दिया या गुस्सा कर दिया या उसके मारे, हाँ, या एजिटेशन के मारे, you know रेस्टलेस रहे हैं, सामान फेंक रहे हैं, टीवी तोड़ दिया, तो उसमें बहुत ही ज़्यादा दम केयर की ज़रूरत होती है। गवर्नमेंट ने इस वक्त बहुत बड़ी केयर प्रोवाइड करी है कि डिमेंशिया सर्विसेज हैज़ बीन गिवन टू द कम्युनिटी में डिमेंशिया और की केयर है, नर्सेज हैं वो अवेलेबल हैं, दे गिव एडवाइस, दे हेल्प इन मैनेजमेंट, एंड दे आल्सो प्रोवाइड दिस ट्रीटमेंट tailor made for the patient, you know. So there are many treatment. I'm not giving one tablet, I'm not promoting एक medicine को। तो मेमेंटीन है, रिवेस्टिगमीन है, many other tablets हैं जो कि हाल कर सकती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और बात मैं चाहूँगा कि आखिर में टाइम बहुत कम रह गया, इतनी हम प्लान तो ये था कि जनाब बहुत सारी बातें होंगी, आपसे बहुत सारी बातें होंगी, और आप लोगों ने भी फ़ोन किया। आज पहला हमारा प्रोग्राम है, इंशाल्लाह एवरी संडे जो है 2 बजे आपने टेलीविज़न के सामने बैठ जाना है, और हम इंशाल्लाह जो है एक नया प्रोग्राम, एक नई कम्युनिटी की जो प्रॉब्लम है वो हम डिस्कस करेंगे। मगर मैं चाहूँगा कि प्रोग्राम ख़त्म करने से पहले प्रिवेंशन
किस तरह आप प्रिवेंट कर सकते हैं? अरे भाई, तुमने तो बहुत ही $1 मिलियन क्वेश्चन कर दिया। प्रिवेंशन कैन बी डन बाय लिविंग हेल्दी लाइफ and prevention of those diseases which can contribute to the dementia, like अगर आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल अच्छा नहीं है तो ट्राई टू गेट कंट्रोल, तो उसके अंदर ब्लड प्रेशर की टेबलेट ज़रूरी है, आपको स्टैटिन लेना ज़रूरी है। स्टैटिन डज रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस और डेवलपमेंट ऑफ द स्ट्रोक। तो एथेरोस्क्लेरोसिस के लिए आपको स्टैटिन लेना है, आपको ब्लड प्रेशर अच्छा कंट्रोल करना है, डायबिटीज़ अच्छा कंट्रोल करना है। अल्कोहल तो हमारी कम्युनिटी की नहीं प्रॉब्लम है, लेकिन दूसरी कम्युनिटी से प्रॉब्लम है। समटाइम अल्कोहल प्रोड्यूसेस डिमेंशिया और इंक्रीजेज डिमेंशिया, सो वी एडवाइज देम to reduce or stop the alcohol excess consumption. Smoking another factor which increases the atherosclerosis, chances of more stroke causes dementia as well, which is called vascular dementia. तो उसको भी आप, तो there are treatment available, healthy living, taking statin, controlling blood pressure, controlling diabetes, exercise and these have got factors. हमारी कम्युनिटी में अल्कोहल की प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं उस पर ज़्यादा उसके पर बात नहीं होगी, मगर ये है कि और दूसरे इसके अलावा डाइट जो है वो मेडिटेरेनियन डाइट कहते हैं जनाब, बहुत अच्छी होती है कि उसके पर भी बातचीत हो सकती है कि ग़िज़ा जो है उसके अंदर भी आप जो है वो मुनासिब बैलेंस डाइट, हमारे यहाँ तो चिकनाई और वो सारी चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती हैं, मगर ये कि बहरहाल ये भी, मगर बहरहाल वक्त जो है वो ख़त्म हो गया। अच्छा, इतनी तेज़ी से वक्त जो है वो गुजरा कि पता ना चल पाया। और नाजरीन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमारा पहला प्रोग्राम था जनाब, आप ये इसमें हमने आपको बता दिया कि किस तरीके से हम अपना प्रोग्राम पेश करेंगे, मगर आपके पास जो सवाल हों आप ज़रूर हमारे अगले प्रोग्राम में, संडे को हम 2 बजे ठीक यहाँ बैठे हुए होंगे जनाब अपना क्लिनिक खोल के, और आपने जो है वो हमें अगर कोई आपका सवाल है तो आप ज़रूर कीजिएगा। अगर हम कोई टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं तो उससे हट के भी हम जवाब दे सकते हैं, उसकी बातचीत कर सकते हैं, क्योंकि हमारी कोशिश ये होती है कि जो आपके पास प्रॉब्लम्स हैं वो ज़रूरी नहीं है कि एक टॉपिक जो है वो आपके साथ ही हो, वो किसी और के साथ भी हो सकता है। और क्योंकि हम ऐसी डिजीज़ डिस्कस कर रहे हैं जो कि कम्युनिटी के अंदर बहुत ज़्यादा कॉमन है, और तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हम फिर इस प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे एक नए मेहमान के साथ। और मगर जैसे मैंने आपको बताया कि ग़िज़ाइयत जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप जितनी ज़्यादा बैलेंस डाइट लेंगे, बहुत ज़्यादा आप जो हैं वो जो रेड मीट जिसे हम कहते हैं वो सब, उससे थोड़ा सा परहेज़ करें, चिकनाई से परहेज़ करें, अपने ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखें, डायबिटीज़ कंट्रोल रखिए, हेल्थी एक्सरसाइज जो है वो आप करें, वज़न जो है वो ना बढ़ाएं। ये सब चीज़ें जो हैं वो एक हेल्थी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और वो सिर्फ डिमेंशिया ही नहीं, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ है, किडनी डिजीज़ है, इसके अलावा और दूसरी जितनी भी बीमारियाँ हैं उन सब से आप बचत कर सकते हैं, कम कर सकते हैं उसका इंसिडेंस। तो इस वजह से आपसे दरख्वास्त है कि अच्छा खाइए और तंदुरुस्त रहिए। इंशाल्लाह हम अगले प्रोग्राम के अंदर फिर आपसे बातचीत करेंगे। डॉक्टर नकवी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस प्रोग्राम के अंदर आए और आपने बहुत ही वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन जो हमारे नाज़रीन को प्रोवाइड की हैंगी। नहीं, आमिर तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बुलाने का, एंड यू आर लुकिंग गुड टू मी एक्चुअली। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। तो मैं चाहता हूँ कि आप भी जो इसी तरह जो है वो डॉक्टर नकवी साहब को गुड लगें जब मिलें। तो इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम के अंदर आपसे फिर मुलाकात होगी। आप देखते रहिए हमारा हेल्थ टिप्स और हिदायत टेलीविज़न। खुदा हाफ़िज़।